नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 4 है। इसका टाइटल क्या है? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एक पेंटिंग नजर आ रही है, डॉन ऑफ द सेंचुरी, पब्लिश्ड बाय E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। देखिए 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे E.T. पॉल। इन्होंने एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस की और इस म्यूजिक बुक के कवर पेज पे डॉन ऑफ द सेंचुरी नाम का एक फिगर था, जो कि फिगर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर फिगर में क्या दिख रहा है। एक गॉडेस लाइक फिगर नजर आ रहा है जिसको एंजल ऑफ प्रोग्रेस बोला गया है। और ये जो एंजल ऑफ प्रोग्रेस है वो नई सेंचुरी के फ्लैग बेरर की तरह हमारे सामने आ रही है। शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम। यानी यहाँ पे आपको एक व्हील नजर आ रहा है जिसके विंग्स हैं। बेसिकली यहाँ पे व्हील है, इसके विंग्स हैं। और ये व्हील विद विंग्स क्या डिस्प्ले कर रहा है कि भाई समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि ये जो लेडी है वो यहाँ पे प्रोग्रेस को डिस्प्ले कर रही है। और इसके पीछे आपको साइंस ऑफ प्रोग्रेस दिख रहे हैं, जैसे कि रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ आपको आपको अलग अलग प्रकार के इन्वेंशंस, रेलवेज दिख रही है, ठीक है, कैमरा नजर आ रहा है, इस प्रकार के ग्रामोफोन, बहुत सारे इन्वेंशंस आपको नजर आ रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस नजर आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी के साथ साथ ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस यानी ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती जा रही है और हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। बेसिकली ये वेस्टर्न, आप कह सकते हो ग्लोरिफिकेशन, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ओके, और ये एक ऐसी ट्रेड मैगजीन में छपा है जो 100 साल से भी पहले छपी थी। आप देखिए ये मैगजीन छपी 1900 में, 121 साल पहले। तो 121 साल पहले यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। मतलब 121 साल पहले वेस्टर्न बिलरी जो इंग्लैंड और यूएसए टाइप की कंट्रीज थी, ये अपने आप को इन्वेंशंस का प्रतीक दिखा के ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। अब यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होने वाला है, ओरिएंट। तो सबसे पहले ओरिएंट नाम के शब्द का मतलब समझते हैं। ओरिएंट का मतलब क्या है? मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो भी कंट्रीज आती हैं उनको ओरिएंट बोला जाता है। बेसिकली एशियन कंट्रीज को यहाँ पे ईस्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया जाता है। इसलिए ये जो ईस्ट वाला इलाका था जहाँ पे मेजरली आज के एशिया के नेशंस हैं, इस पर्टिकुलर इलाके को ओरिएंट बोला गया, जहाँ पे चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज प्रेजेंट हैं आज की डेट में। इस इलाके को ये वेस्टर्न थिंकर्स प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मिस्टीरियस समझते थे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अपने हिसाब से आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ें। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से मैसेजेस, वीडियोस और आपके फोटोज के थ्रू आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोटिफिकेशंस के लिए और मेरे बाकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए। तो अब यहाँ पे दो और फोटोज दिखाई जा रही हैं, ये देखिए दोनों दोस्तों। एक जगह पे ये एक आदमी नीचे की तरफ खड़ा हुआ है और ऊपर एक अलादीन का चिराग लेके एक पर्सिवल पर्सन खड़ा हुआ है। इस ऊपर वाली फोटो में जहाँ पे आप कह सकते हो कि ओरिएंटल लिखा हुआ है, ये ओरिएंट से कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो दो मैजिशियंस आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये अलादीन का चिराग पकड़े जो आदमी नजर आ रहा है और नीचे जो मैकेनिक खड़ा नजर आ रहा है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल यहाँ पे वेस्टर्न अप्रोच को दिखा रहा है। तो ये जो ओरिएंटल अप्रोच में क्या दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अलादीन का चिराग पकड़े खड़ा है और वो अलादीन के चिराग से इतना बड़ा पैलेस बना रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक मैकेनिक है, वो मैकेनिक अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस के चलते बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और शिप्स बना रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इस मॉडर्न मैकेनिक को एक कह सकते हैं कि ऐसा डिनोटर ऑफ मॉडर्न आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाने वाला, ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाने वाला, एक मॉडर्न ह्यूमन प्रोग्रेस को दिखाने वाला पर्टिकुलर पर्सन की तरह इस मैकेनिक को दिखाया जा रहा है। वैसे इस अलादीन को किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि भाई ये दकियानूसी ख्यालात वाले लोग हैं जो अलादीन के जिन से बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने की बात करते हैं। तो एक दकियानूसी सोच ओरिएंटल सोसाइटी के साथ जोड़ी जा रही है, यानी ईस्ट की सोसाइटी के साथ जोड़ी जा रही है, और वेस्टर्न सोसाइटीज अपने आप को मॉडर्निटी के साथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इनोवेशंस हुए हैं, मशीन्स आई हैं, फैक्ट्रीज आई हैं, रेलवेज आई हैं, स्टीम शिप्स आए हैं, और ये जो हिस्ट्री है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसको अब स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट बोला जाने लगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का इसको प्रतीक बोला जाने लगा। और ये जो इमेजेस हैं, ये जो एसोसिएशंस है, ये कहीं ना कहीं उस समय के पॉपुलर परसेप्शन को फ्रेम करते हैं
यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडर्निटी का सिंबल माना गया, प्रोग्रेस का सिंबल माना गया। तो ज़्यादा रेलवेज हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, ज़्यादा शिप्स बन रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, आपकी सोसाइटी ग्रो कर रही है। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या सच में रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इक्विटेबल ग्रोथ लेके आया? क्या सच में हर चीज़ का मैकेनाइजेशन अच्छा है? क्या इंग्लैंड में जिस हिसाब से समझा जाता है कि मैकेनाइजेशन तेज़ी से बढ़ा, क्या उतने तेज़ी से बढ़ा है? इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एसेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एसेस करेंगे ब्रिटेन को, जो कि दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन है, और उसके बाद ब्रिटेन जो कि इंडिया पे राज कर रहा था, इंडिया में भी पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग यहाँ पे समझने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्री इंडस्ट्री से कंपेयर किया गया। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है तो क्या बोला जाता है कि भाई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स जाके काम कर रहे हैं, बहुत सारी मशीनें हैं और उस मशीनों से कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आप बात करो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ कोई फैक्ट्री ही आएगी। ओके, और जो लोग इन फैक्ट्री में काम करते हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनको आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स बोलते हो। लेकिन क्या यही इंडस्ट्रीज हैं? देखिए, एक और प्रकार की इंडस्ट्री बोली जाती है प्रोटो इंडस्ट्रीज, या फिर आप एक फिनोमिना का नाम ले लो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे प्रोटो शब्द क्या डिनोट करता है? इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। यानी कि ये जो फैक्ट्री वर्कर्स और ये जो फैक्ट्रीज डिनोट कर रही है जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इस फैक्ट्री वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पहले एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो फैक्ट्रीज वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे पहले जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं था। अगर आप बात करो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के यूरोप की, तो जो शहरों में मर्चेंट्स होते थे वो थोड़ा गाँव के साइड जाने लगे, कंट्री साइड जाने लगे, और कंट्री साइड जाके उन्होंने पीजेंट्स को और आर्टिस्टों को ठेका देना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाओ जिसको हम लोग ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। उस समय पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था, और जो बड़ी बड़ी कॉलोनियल कंट्रीज थी, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसी, वो दुनिया भर में कॉलोनीज पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रही थी। तो नए नए मार्केट्स खुल रहे थे और उन नए नए मार्केट्स में प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता था। ओवरऑल हर तरीके के बायर्स प्रेजेंट थे, अमीर बायर, मिडिल क्लास बायर, लोअर क्लास बायर्स। ठीक है, अब ये जो मर्चेंट्स हैं वो इंग्लैंड के रूरल इलाके में जाके पीजेंट्स को ठेका क्यों दे रहे हैं, आर्टिसंस को ठेका क्यों दे रहे हैं? ये लोग अर्बन इलाकों में ठेका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उस समय पे यूरोप की और इंग्लैंड के अर्बन इलाकों में ऑलरेडी अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स मौजूद थे, और ये ट्रेड गिल्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इन ट्रेड गिल्ड्स ने कहीं ना कहीं बिजनेस को मोनोपोलाइज कर रखा था, और ये ट्रेड गिल्ड्स किसी और को एंट्री मारने ही नहीं देते थे। तो अगर कोई नया मर्चेंट है, आप इस प्रकार से समझिए कि मनाली के किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे आप घूमने गए और आपको लगा कि यहाँ पे मैगी जॉइंट लगा के हम मैगी बेच के बहुत पैसा कमा सकते हैं, और हो सकता है आपके आइडिया में पोटेंशियल हो, तो आपने मैगी का जॉइंट लगाया। लेकिन एट दैट वेरी पॉइंट वहां पे जितने और बिजनेस धंधे वाले हैं उन्होंने आया और आपका स्टॉल तोड़ के साइड फेंक दिया। क्या बोला कि भाई ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ धंधा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बेच सकते। कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे उस समय की यूरोप के अर्बन इलाकों में हो रही थी। तो यूरोप के अर्बन इलाकों में जो अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स पहले से मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं वहां के प्रोसेसेस को मोनोपोलाइज कर रखा था। उन्होंने ट्रेंड क्राफ्ट्स पर्संस के ऊपर काफी हद तक प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन के ऊपर, उनके प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितने प्राइसेस पे बेचना है, कौन कौन यहाँ पे ट्रेड करेगा अर्बन इलाकों में, ये सब पहले ही डिसाइडेड था। इसलिए जो नए मर्चेंट्स उठ के आए वो अर्बन इलाकों में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो इन नए मर्चेंट को समझ में आया कि चलो अर्बन इलाकों में नहीं कर पा रहे हैं तो रूरल इलाकों में चलते हैं, और वो रूरल इलाकों में पहुंच गए। जब रूरल इलाकों में पहुंचे तो इनको पता चला कि रूरल इलाकों में बहुत सारे गरीब किसान हैं, आर्टिसेंस हैं, और ये गरीब किसान और आर्टिसेंस तुरंत मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए तैयार भी हो गए। क्योंकि पिछले साल की टेक्स्ट बुक में मैंने आपको समझाया, पिछले साल मतलब क्लास 9th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में हमने ये बात की है कि जो कॉमन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन था वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो रहा था, और रूरल इलाकों में जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने डेली लिविंग के लिए परेशान थे। तो जैसे ही ये मर्चेंट्स उनके पास पहुंचे और इन मर्चेंट्स ने उनको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाने का ठेका दिया, तो ये पुअर पीजेंट्स बहुत खुश हो गए। ये जो पुअर पीजेंट्स थे, इनके पास थोड़े मोड़े कॉमन लैंड हुआ करते थे। एक छोटे से लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी फैमिली डिपेंडेंट होती थी। उस फैमिली का केवल उस लैंड से काम नहीं चल पाता था, तो अपने सर्वाइवल के लिए फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल्स, हे, स्ट्रॉ, हर चीज पे डिपेंडेंट थे। बट चूंकि लैंड छोटा था और लोग ज्यादा थे,
तो सिर्फ लैंड से काम बन नहीं पाता था। तो जब ये मर्चेंट्स कंट्री साइड में पहुंच के इनको काम का ठेका देंगे, ये लोग तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बात यहाँ पे ये थी कि जो मर्चेंट्स कंट्री साइड में जाके इन गरीब लोगों को ठेका दे रहे थे, यही मर्चेंट इन गरीब लोगों को कुछ एडवांस भी दे रहे थे। तो पैसा जब आपके हाथ में आता है आपको बहुत अच्छा लगता है। लोन लेने के लिए दुनिया क्यों पागल घूमती है? क्यों? क्योंकि पैसा एकदम से हाथ में आ जाता है। और यहाँ पे आपको एक लेडी यहाँ पे स्पिनिंग करती नजर आ जाएगी। इस स्पिनिंग में एक व्हील यहाँ पे एक स्पिंडल को घुमा रहा है। आगे आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो एक व्हील साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्पिंडल्स को घुमाएगा, आगे वो इमेज आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पिनिंग हो रहा है और स्पिनिंग के प्रोसेस में घर के अलग अलग, दादी माँ अलग, बच्ची अलग, माँ अलग इन्वॉल्व है। मतलब कि कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में जब ये मर्चेंट्स काम लेके पहुंचे तो रूरल इलाकों में जो छोटे छोटे घर थे वही इंडस्ट्रीज में बदल गए और इसको बोला गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये पीजन हाउस होल्ड्स काफी खुश थे क्योंकि मर्चेंट्स के लिए काम करके ये लोग अपने घर पे रह के पैसा कमा सकते थे। ओके ना? और अपने घर पे पैसा रह के कमाने का चांस ज्यादा लोगों को मिलता नहीं, क्योंकि इनके बीच से कुछ ऐसे लोग थे जो जगहों को छोड़ के बहुत दूर दूर जगहों पे जाके काम कर रहे थे और वहां पे भी ठीक तरीके से उनका जीवन यापन नहीं चल पा रहा था। तो किसी को अगर अपनी जगह पे, अपनी जमीन पे रह के काम मिल जाए तो उसके लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर से जो इन लोगों की इनकम कम हो रही थी, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से इनकी इनकम बढ़ी यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि किस प्रकार का काम इनको दिया जाता था। देखिए यहाँ पे अब जो कंट्री साउथ था, जो गांव था इंग्लैंड का, यूरोप का, वो कहीं ना कहीं टाउन से कनेक्ट होने लगा। एक मर्चेंट क्लॉथियर, मतलब क्लॉथ में मर्चेंट जो काम करता था। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? मर्चेंट का मतलब है जो बीच बिचौलिया होता है। फर्क होता है मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर में। मैन्युफैक्चरर किसी चीज को प्रोड्यूस करता है और मर्चेंट प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और दूसरे को बेचता है और बीच का जो प्रॉफिट होता है वो खाता है। तो एक कपड़े का व्यापारी मर्चेंट इंग्लैंड में क्या कर रहा था, वो एक वूल स्टेपलर से वूल खरीदता था, उस वूल के लेके वो स्पिनर्स के पास जाता था। स्पिनर्स उस वूल को स्पिन करके यान में बदलते थे, फिर उस यान को कपड़े में वीवर्स बदलते थे। फुलर्स मतलब प्लीटिंग करना, प्लेट्स लगाना कपड़े में, ये फुलर्स करते थे। और फाइनली वो जब कपड़ा बन के तैयार हो जाता तो कलरिंग के लिए डायर्स के पास जाता था। यहाँ पे 3 प्रोसेस सुनने में आए हैं। एक तो स्टेपलर। स्टेपलर का मतलब क्या होता है कि भाई वूल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, फाइबर वाइज वूल को सेग्रीगेट करना, फिर अलग अलग वूल को स्पिन करके क्लॉथ में बदलना, सॉरी स्पिन करके यान में बदलना, फाइबर में बदलना। तो फॉर एग्जाम्पल अब कॉटन आया, ठीक है ना, कॉटन एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे अलग अलग वूल्स आते थे, अलग अलग ब्रीड्स की शिप, अलग अलग प्रकार के शीप्स अलग अलग प्रकार के वूल्स को प्रोड्यूस करती थी। उन वूल्स का जो आप कह सकते हो रॉ प्रोडक्ट था यान, उसको लेके जाया जाता था स्पिनर्स के पास। स्पिनर्स उस यान को स्पिन करके कर करके थ्रेड में बदलते थे। वीवर्स उस थ्रेड को सी करके कपड़े में बदलते थे। उन कपड़े में कुछ और इंटीग्रेटेड डिजाइन्स को बनाना, ये प्लीटिंग का प्रोसेस था जिसको कहीं ना कहीं फुलर्स करते थे। और फाइनली वो डायर्स के पास जाके कपड़ा रंग के डाई किया जाता था। यहाँ पे एक और प्रोसेस की बात हो रही है, कार्डिंग की। द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइबर्स, जैसे कॉटन फाइबर, वूल फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग से पहले। यहाँ पे स्पिनिंग के प्रोसेस को, वीविंग के प्रोसेस को, इन सब तरीके के प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने बहुत सी वीडियोस पहले बना रखी हैं। एक मैंने एनसीईआरटी क्लास साइंस की क्लास 6 की किताब, मतलब क्लास 6 की साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर को देख लो जाके। तो एनसीईआरटी साइंस की जो क्लास 6 का मैंने किताब बनाई है उसका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक देखी जाके। उसी प्रकार से क्लास 7th की जो साइंस की किताब का मैंने चैप्टर नंबर 3 समझाया फाइबर टू फैब्रिक, इसको देखी जाके। तो यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक होने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत तरीके से मैंने समझा रखा है। तो समय मिले तो इन 2 वीडियोस को जरूर देखना। फिर फाइनली क्लॉथ की जो फाइनल फिनिशिंग होती थी वो होती थी लंदन में, और उसके बाद इस क्लॉथ को जो एक्सपोर्ट मर्चेंट था वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता था। तो लंदन एक फिनिशिंग सेंटर की तरह यहाँ पे उभर के आया। ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था एक बहुत ही आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स तरीके से इवॉल्व हुआ कॉमर्शियल एक्सचेंज का तरीका था। यहाँ पे मर्चेंट्स थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो कि इन मर्चेंट्स के अंदर काम करते थे। इन प्रोड्यूसर्स में बहुत सारे फैमिली फार्म्स थे। समझ गया बात को? हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉय होते थे और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे हैं। स्पिनिंग है, ठीक है ना, उसके बाद आपने प्रोसेस देखा, फुलर का प्रोसेस हो गया। तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में 20 से 25 लोग एक मर्चेंट के अंदर काम करते थे। तो आप कह सकते हो सारे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को मिला दो तो एक मर्चेंट हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल करता था यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे मर्चेंट्स काफी ताकतवर है।
यहाँ पे देखिए बड़ी आइकॉनिक इमेज, ये इमेज मुझे तो देखिए काफी अच्छी लगी। आपको लैंकाशायर की कॉन्टेन मिल की एक पेंटिंग नजर आ रही है, 1925 की पेंटिंग। तो 1925 में लैंकाशायर का जो शहर है इंग्लैंड का, ये काफी कुछ इस प्रकार से लगता था। लैंकाशायर की खास बात थी कि वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो ह्यूमिड था। और अगर आपने मेरी बेसिक एनसीईआरटी साइंस की किताबें देख रखी हैं तो मैंने आपको बताया है कि कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मुंबई उबई जैसी जगहों पर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल शुरुआत में स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। तो ये शाम का समय है, इस कॉटन मिल में इलेक्ट्रिसिटी जल रही है और बाहर उतनी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग चल रहे हो। तो इस प्रकार की पेंटिंग्स थी और उस समय पे इस प्रकार की आप साइट्स आप कह सकते हो बड़ी अट्रैक्ट करती थी लोगों को। ये 1925 की बात है, मतलब अभी से आप कह लीजिए लगभग 96 ईयर्स पहले की बात है। अब बात करते हैं द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में वो आई 1730s में, लेकिन एक बड़ी तादाद में जो फैक्ट्रीज हैं वो इंग्लैंड में आनी शुरू हुई लेट 18th सेंचुरी में। आप कह सकते हो न्यू एरा का जो सबसे पहला सिंबल था वो था कॉटन, मतलब कपास। कपास की जो प्रोडक्शन थी वो लेट 19th सेंचुरी में एकदम से बढ़ी। अब अगर कॉटन प्रोडक्शन की बात की जाए इंग्लैंड में, तो भाई आप देखो लेट 19th सेंचुरी में कॉटन प्रोडक्शन बूम हुआ इंग्लैंड में। और कॉटन के थ्रू जो कपड़ा बनाया जा रहा था उसका तो बहुत ही तगड़ा बूम हुआ। इंग्लैंड के पास नेचुरली देखिए जमीन की कमी है, तो एक लिमिट से ज्यादा कॉटन वो लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो रॉ कॉटन वो इंपोर्ट करते थे और उस रॉ कॉटन को प्रोड्यूस करके अपनी कॉटन मिल्स में वो लोग कपड़ा बनाते थे। 1760s आते आते ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन को इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन केवल 27 सालों में यानी 1787 तक 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन को इंपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड, जो कि आप कह सकते हो एक बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज है। और इस इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट के चलते प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे इन्वेंशंस आए इंग्लैंड में जिसके चलते प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी हर स्टेज पे बढ़ती गई। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, इन सब की एफिशिएंसी बढ़ती गई। तो पर वर्कर जितना कॉटन के कपड़े का आउटपुट निकल रहा था वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अब एक वर्कर ज्यादा कपड़ा पैदा कर सकता था और अब जो थ्रेड्स और यार्न बन रहा था वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी था। यहाँ पे रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक पर्सन ने कॉटन मिल को प्रोड्यूस किया और आप देखोगे कि धीरे धीरे क्लॉथ जो प्रोडक्शन है वो गांव तक में फैल गया। विलेज हाउस होल्ड तक में भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन समझिए आप यहाँ पे बात को, मिलों का जो प्रोडक्शन था वो शहरों में हो रहा था, लेकिन घरों घरों में हर घर घर में भी कॉटन का प्रयोग करके कपड़ों को बनाया जा रहा था इंग्लैंड के अंदर। समझ गया आप बात को? यानी कि मिल को चलाने के लिए जो कॉस्टली नई मशीन्स चाहिए थी वो सबने नहीं परचेज की थी। कॉस्टली नई मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था, एक बड़ी कॉटन मिल पैसा लगा के उन मिल्स को खरीद के, आप कह सकते हो उन मिल्स के अंदर वो बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद के लगा के एक मेजर स्केल पर कपड़ा पैदा कर सकती थी। लेकिन इंग्लैंड के घरों में भी, विलेज हाउस होल्ड्स में भी कहीं ना कहीं कपड़ा बनाया जा रहा था। लेकिन समझिए बात को, घरों में तो कपड़ा बन ही रहा था पहले, लेकिन जो नए प्रोसेसेस आए उस नए प्रोसेसेस ने पहली बार ये इस बात को इंश्योर किया कि भाई एक रूफ के अंदर यानी किसी एक बड़ी कॉटन मिल के अंदर जो फिनिश्ड यार्न या थ्रेड आता था, जो फिनिश्ड फैब्रिक आता था और उस फैब्रिक से आप कह सकते हो कि पैंट शर्ट बनाई जाती थी या पहनने वाला कपड़ा बनाया जाता था। अब भाई चाहे वीविंग का प्रोसेस हो, चाहे स्पिनिंग का प्रोसेस हो, ठीक है ना, चाहे फुलर का प्रोसेस हो, ये सब एक कॉटन मिल की चार दीवारियों के अंदर होने लगा। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले जो मर्चेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं एक पूरी सप्लाई चेन पे डिपेंड होना पड़ता था। स्पिनर अलग था, वीवर अलग था, फुलर अलग था, डायर अलग था। अब ये सारों के सारे चारों प्रोसेस एक चार दीवारी के अंदर आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ कॉटन मिल्स डोमिनेट नहीं कर रही थी, प्रोडक्शन कंट्री साइड में भी अच्छा खासा हो रहा था। समझ गए? लेकिन चार दीवारियों के अंदर अगर सारे काम को आप ले आओ तो जो बड़ा आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि अपनी चार दीवारियों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कर सकता है। तो कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, इसके पास खूब सारा पैसा हो, तो स्पिनिंग, वीविंग, फुलर, डाइंग सारे प्रोसेस को वो अपनी इंडस्ट्री में कराने लगेगा, ना कि किसी और को ठेका देके। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को लिखा, और केवल इंडिया में नहीं दुनिया भर में कहीं पे भी, तो कभी कभी हिस्टोरियंस ने कुछ तबकों के व्यू पॉइंट्स को छोड़ दिया। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होती है तो आप इस बात पे ध्यान दोगे कि जो बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स इंग्लैंड में लगी थी इनकी तो बहुत बात होती है, लेकिन जो स्मॉल विलेज हाउस होल्डर्स थे
जिनके घरों में उनकी खुद की छोटी छोटी मिल बन चलती थी, उन पे बहुत बार हिस्टोरियंस ने ध्यान नहीं दिया। तो हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हमारे सामने, कभी कभी वो हिस्ट्री बहुत हद तक इफेक्ट होती है इस बात पे कि उस हिस्ट्री को लिखा किसने। एक हिस्टोरियन कौन से पॉइंट को इंपॉर्टेंस देना चाहे और कौन से पॉइंट को इंपॉर्टेंस ना देना चाहे, वो उस हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है। और अगर हम सिर्फ उस हिस्टोरियन के माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं तो हम केवल उसके नजरिए से सोच पाएंगे। होता है ना कि कभी कभी घर में जब हम लोग छोटे होते हैं, हम अपने माँ बाप के सामने कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उनके हिसाब से उस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जिस बात की इंपॉर्टेंस आपके हिसाब से है। और ये हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है। ये जो फैक्ट्रीज थी, ये इंग्लिश लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। जो नई मिल्स आ रही थी वो इतनी ज्यादा लोगों के सामने अट्रैक्टिव हो गई थी, कहीं ना कहीं लोग नई टेक्नोलॉजी से मेस्मराइज हो रहे थे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दूसरे देश के लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को देख के मेस्मराइज हो रहे थे। और बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए कि बाई लेन्स में, वर्कशॉप्स में भी प्रोडक्शन अभी के लिए चल रहा है। तो आप ये समझिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से, कॉटन मिल्स आने से, टेक्सटाइल मिल आने से, जो छोटे छोटे विलेज हाउस होल्ड्स थे इंग्लैंड के, वहां पे ये जो क्लॉथ प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये बंद नहीं हुआ, वहां पे भी प्रोसेस चालू था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कितनी तेजी से बढ़ा इंग्लैंड में, यहाँ पे इंग्लैंड की बात हो रही है। और क्या ये जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, इसका मतलब क्या है? मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना नहीं। समझिए यहाँ पे बात को। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो सबसे तगड़ी डायनेमिक इंडस्ट्री शुरुआत में उठी वो थी कॉटन और मेटल। कॉटन तो शुरुआत में बहुत तेजी से एक लीडिंग सेक्टर की तरह उभर के सामने आया। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s कॉटन ने ड्राइव किया। और उसके बाद स्टील और आयरन इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड में आगे बढ़े हैं। आप देखोगे जब रेलवेज का एक्सपेंशन होगा, पहले रेलवे सेटअप की गई 1840s में इंग्लैंड में, फिर अलग अलग कॉलोनीज में। आप देखिए इंडिया में भी 1850s 1860s में रेलवे बहुत स्पीड से सेटअप की गई। तो जब रेलवेज को इंडिया में सेटअप किया जा रहा था तो आयरन और स्टील कहां से आ रहा था? ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड से आ रहा था। तो इससे इंग्लैंड के आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एक पुश मिल रहा था। 1873 में ब्रिटेन सालाना आयरन और स्टील 77 मिलियन पाउंड्स का भेज रहा था। जितने का वो कॉटन एक्सपोर्ट करता था उससे दुगने अमाउंट का, यानी 77 मिलियन पाउंड्स का आयरन और स्टील यहाँ पे ब्रिटेन बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहा था। और ज्यादातर इन आयरन एंड स्टील का प्रयोग करके कॉलोनीज में रेलवेज बनाई जा रही थी। फिर आगे बात की जाए, ये जो नई इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में उठ के आई, कॉटन इंडस्ट्रीज, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इतनी आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पाई। यहां इंग्लैंड की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है। इस बात को समझ लीजिएगा। यहां पे जो कुछ भी मैं अभी आपको बता रहा हूं वो इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। इंग्लैंड के रूरल इलाकों में क्या हो रहा था, इंग्लैंड की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था, इंडिया की बात यहां नहीं हो रही। इसको अपने दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। आप देखो 19th सेंचुरी के एंड तक इंग्लैंड में 20% से कम जो टोटल वर्कफोर्स थी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आप कह सकते हो एम्प्लॉयड थी। टेक्सटाइल नो डाउट इंग्लैंड में एक डायनेमिक सेक्टर की तरह उभर रहा था, ओके, लेकिन टेक्सटाइल का जो मेजर आउटपुट इंग्लैंड के अंदर से आ रहा था वो इन बड़ी बड़ी कॉटन मिल से नहीं आ रहा था, वो उन डोमेस्टिक यूनिट्स के आ रहा था, उन विलेज हाउस होल्ड से आ रहा था जो कि यहाँ पे एक मिल की तरह काम कर रहे थे। मतलब भले ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, समझिए, भले ही बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स, बड़े ही बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स, बड़े ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और मशीन्स यहाँ पे इंग्लैंड में बनाई गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उसके बावजूद भी आप देखिए 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते जो टोटल वर्कफोर्स डिप्लॉयड थी इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिल में, वो 20% से कम थी। ज्यादातर जो आप कह सकते हो यहाँ पे वर्कफोर्स थी वो कहाँ पे एम्प्लॉयड थी? वो स्मॉल डोमेस्टिक यूनिट्स में इन्वॉल्व थी, जो बाई लेन्स में छोटी छोटी मिल की दुकानें थी वहां पे इन्वॉल्व थी। प्लस समझिए यहाँ पे थर्ड, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री बट दे डिड नॉट रिमेन आइदर स्टैग्नेंट आइदर। कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज आई, जो नई टेक्नोलॉजी आई कि स्टीम पावर्ड इंजन के बेसिस पे आप मेटल इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्री को तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इम्बाइब नहीं किया गया। रीजन भी कि ये टेक्नोलॉजी महंगी थी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज छोटे स्केल पे ऑपरेट करती थी। समझ गया आप बात को? तो आप समझिए, seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors। non-mechanized sectors में छोटे छोटे इन्वेंशंस हो रहे थे, जो घरों के अंदर जो आप कह सकते हो इंडस्ट्री चल रही थी इंग्लैंड के अंदर,
वो छोटे छोटे सेक्टर्स में चल रही थी। फूड प्रोसेसिंग की बात कर लीजिए, बिल्डिंग की बात कर लीजिए, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इंप्लीमेंट्स, ये सब लोगों के घरों में छोटे छोटे हाउस होल्ड्स में प्रोड्यूस हो रहा था और इसमें भी स्मॉल लेवल पे इनोवेशन हो रहा था। तो भले ही स्टीम पावर्ड मशीनों को इन छोटे छोटे हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस ने इम्बाइब नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आप ये बोल दो कि ये छोटे बिजनेस फल फूल नहीं रहे थे, इनमें इनोवेशन नहीं हो रहा था, तो ये गलत होगा। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय पे इंग्लैंड में जितनी तेजी से क्लेम किया गया कि बढ़ा है, उतनी तेजी से एक्चुअली में बढ़ा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस स्लोली हुए हैं। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे जितना दिखाया गया है कि भाई इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। नो डाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन नई टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है और मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को जब इम्बाइब करते हैं ना, तो पूरा कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हैं। जो नई मशीन्स यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी में बन के आई थी, वो अक्सर कर खराब हो जाती थी, और जब वो खराब होती थी उनको बनवाने में काफी समय लगता था। ओके, तो जो इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे थे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने इतनी बड़ी मशीन बना दी, इससे आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कभी कभी उन मशीनों को बेचना मुश्किल हो जाता था। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन को इंप्रूव किया और नया इंजन को पेटेंट किया 1781 में, और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन से बोला कि आप एक काम करो कि इस न्यू मॉडल को मार्केट में बेचो। मैथ्यू बोल्टन को कई साल तक इस नए स्टीम इंजन के लिए कोई बायर ही नहीं मिला। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में टोटल इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन थे, जिसमें से 80 स्टीम इंजन कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, 9 वूल इंडस्ट्री में, और बाकी माइनिंग इंडस्ट्री, कैनाल वर्क्स और आयरन वर्क्स में काम कर रहे थे। तो समझिए बात को, 1781 में स्टीम इंजन का नया मॉडल आ चुका है और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में 1805 या 1810 के लगभग टोटल जो स्टीम इंजन इंग्लैंड में यूज हो रहे हैं वो है 321। मतलब जिस आप फैन फेयर से स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया और बेचने की कोशिश की गई, उतनी तेजी से वो बिकी नहीं। धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी को इम्बाइब किया गया। रीजन बीइंग कि भले ही ये स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी लेबर का काम बहुत तेजी से करती थी, लेकिन लेबर भी तो उस समय पे सस्ता था। आप समझिए बात को, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लेबर को हायर करके काम कराना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा थी और बहुत सस्ते में काम करने को तैयार थी, और वो एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस थी। अभी नए इंजन लेके आओगे तो पुराने लेबर निकाल दोगे, वो नए इंजन खराब हो गए तो और खर्चा करोगे उसमें। तो इस चीज को इम्बाइब करने के बजाय बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक वेटिंग गेम खेला। उन्होंने देखा कि चलो अभी तो लेबर सस्ता मिल रहा है, लेबर से काम कराते रहते हैं, मशीनें वगैरह बाद में देखेंगे। आप देख सकते हो 1830s में इंग्लैंड में एक स्पिनिंग फैक्ट्री कुछ इस प्रकार की नजर आती थी। यहाँ पे जाइंट व्हील्स, बड़े बड़े व्हील्स का प्रयोग करके बहुत सारे स्पिंडल्स को घुमाया जा रहा है थ्रेड को बनाने के लिए। सब स्पिंडल्स ही दिखाया जा रहा है आपको, छोटे छोटे, ये सब स्पिंडल्स हैं यहाँ पे। समझ गए भाई? स्पिंडल्स मतलब कि जो थ्रेड को बनाने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं। ओके, तो यहां पे अब हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री के इस एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। हिस्टोरियंस ने अब समझना शुरू किया कि मिड 19th सेंचुरी यानी 1850, जिस समय को आप बोल सकते हो कि इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत मेन टाइम माना गया, उस समय पे जो एक आम वर्कर था वो मशीन ऑपरेटर नहीं था, वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन था या लेबरर था। अभी भी आप ये बोलो कि उस समय की, आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में सब मशीन ऑपरेटर ही भरे थे, सब कुछ मशीनों में ही हो रहा था, फैक्ट्री में ही हो रहा था, तो ये कहना यहाँ पे गलत होगा। अगली वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे।